वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके तहत गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। तो लगभग कई वायसराय को हम लोग देख लिया, कई गवर्नर को देख लिया। भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, जिसका शासनकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहता है। तो 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन को, जो 1888 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी तक रहता है। तो लॉर्ड लैंसडाउन भारत में 1888 से 1894 ईस्वी तक रहता है। इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लैंसडाउन यह एक ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डुरंड ने भारत अफगानिस्तान के बीच एक डुरंड रेखा का निर्धारण किया। एक अर्थात यह एक सीमा रेखा थी जो भारत और अफगानिस्तान को क्या करता है, तो बांटता है। लेकिन उस समय यह निर्धारण हुआ था भारत और अफगानिस्तान के लिए। लेकिन बाद में अब जो है यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। याद रखेंगे, इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। और इस डुरंड रेखा की आधिकारिक घोषणा 1896 ईस्वी में हुई थी। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था सर मार्टिन डुरंड ने 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है। और बाद में यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा रेखा बन गया। याद रखेंगे। और इस डुरंड रेखा की आधिकारिक घोषणा कब की गई, तो 1896 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। इसी के समय दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। कौन? दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है। कब? 1891 ईस्वी में। तो 1891 ईस्वी में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। किसके समय? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय। इसमें महिलाओं को क्या बताया गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें 18 घंटे से ज्यादा काम अब नहीं करना है। 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। यह लॉर्ड लैंसडाउन ने घोषणा किया अपने दूसरे कारखाना अधिनियम में। तो दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या घोषणा किया गया, जो कि 1891 में पारित हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय, कि महिलाओं को 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना था। साथ ही साथ एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी। याद रखेंगे, एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। तो यह जो दूसरा कारखाना अधिनियम था, उसमें क्या कहा गया कि महिलाओं को अब 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सप्ताह में उन्हें एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था रहेगी। जो फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। और इसी के समय एक ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डुरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा रेखा बन गया है। याद रखेंगे, सीमा रेखा बन गया है। इसी के समय 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लें। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। लैंसडाउन में
भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ? लॉर्ड लेंसडाउन। तो याद रखेंगे कि इसी के समय, किसके समय? लॉर्ड लेंसडाउन के समय भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था। याद रखेंगे कि लॉर्ड लेंसडाउन के समय भारत परिषद अधिनियम 1992 पारित हुआ। भारत परिषद अधिनियम अर्थात इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। कब? 1892 ईस्वी में। याद रखेंगे कि लॉर्ड लेंसडाउन के समय ही 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम अर्थात इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पारित हुआ। इसमें क्या कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में भारतीय की संख्या बढ़ाई गई और काउंसिल में भारतीय सदस्यों की बजट पर बहस करने की भी वैधानिक अनुमति प्राप्त हो गई। तो जिसके तहत तो हम लोग अधिनियम को भी पढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि हम लोग अधिनियम को भी देख लेंगे, लेकिन जितनी सारी बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, संभवतः यहीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ज़्यादा क्या, लगभग प्रश्न आते हैं। फिर भी हम लोग इन चीज़ों सभी अधिनियम को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। याद रखेंगे कि जिसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में क्या होगा कि भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीयों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ाई गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और परिषद के भारतीय सदस्यों को परिषद के भारतीय सदस्यों को परिषद के भारतीय सदस्यों को क्या किया गया? तो परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की भी वैधानिक अनुमति मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट पर बहस करने की वैधानिक अनुमति प्राप्त हो गई। वैधानिक अनुमति मिली। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड लेंसडाउन के समय भारत परिषद अधिनियम अर्थात इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पारित हुआ, जिसके तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की वैधानिक अनुमति भी प्राप्त हुई। ये तो था लॉर्ड लेंसडाउन। अगला वायसराय बनता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है जो एग्जाम में आते रहता है। याद रखेंगे उसे। वो घटना क्या है कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय
चित्राल और अफरीदियों के द्वारा किए गए विद्रोह इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो याद कर लेंगे कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय एल्गिन द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना चित्राल और अफरीदियों का विद्रोह। चित्राल और अफरीदियों का विद्रोह। चित्राल और अफरीदियों का विद्रोह। अफरीदियों का विद्रोह। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने चित्राल को अपने कब्जे में ले लिया और इस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने चित्राल को अपने कब्जे में ले लिया। चित्राल को अपने कब्जे में ले लिया। और इसने क्या किया कि अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। और अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। विवश कर दिया। तो लॉर्ड एल्गिन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना, कि इसके समय चित्राल और अफरीदियों ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने दबा दिया और अंग्रेजों ने चित्राल को अपने कब्जे में ले लिया और अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए अंग्रेजों ने विवश कर दिया, अर्थात चित्राल को अपने कब्जे में ले लिया और अफरीदियों के विद्रोह को बुरी तरह से कुचलकर अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चित्राल और अफरीदियों का विद्रोह। तो ये तो था हमारा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला जो वायसराय आएगा उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। अगला वायसराय है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो लॉर्ड कर्जन जिसका जो भारत में वायसराय का शासनकाल है वह 1899 से 1905 ईस्वी तक है। अर्थात लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन के बारे में। इसी के समय भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1906 ईस्वी में, इसी बंगाल विरोध के कारण। और इसी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई बंगाल को विभाजन करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसने एक पुलिस आयोग की स्थापना की थी। तो पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि पुलिस आयोग की स्थापना की थी जिसकी अध्यक्षता किसने की? सर एंड्रू फ्रेजर ने। और पुलिस आयोग की स्थापना कब की? 1902 ईस्वी में। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है कि भारत में पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में।
और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक पुलिस आयोग की स्थापना की 1902 ईस्वी में। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पुलिस आयोग ने 1903 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में क्या कहा कि पुलिस विभाग भ्रष्ट, दमनकारी एवं प्रशिक्षण रहित है और इस रिपोर्ट के बाद प्रशिक्षण व्यवस्था, वेतन में वृद्धि, प्रांतीय पुलिस की स्थापना और गुप्तचर विभाग की शुरुआत हुई। तो जब पुलिस आयोग की स्थापना किया लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सर एंड्रयू फ्रेजर ने की, तो 1903 ईस्वी में अपनी यह एक रिपोर्ट सौंपी। क्या रिपोर्ट सौंपी? कि जो वर्तमान में पुलिस विभाग है वह काफ़ी भ्रष्ट है, दमनकारी है और प्रशिक्षण रहित है। और इस रिपोर्ट के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, पुलिस की वेतन में वृद्धि की गई, प्रांतीय पुलिस की स्थापना की गई और फिर गुप्तचर विभाग की भी शुरुआत की गई। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसने एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसने एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो सर टॉमस रैले। सर टॉमस रैले। और इस सर टॉमस रैले ने 1904 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। और इसके अध्यक्ष कौन बने? सर टॉमस रैले। सर टॉमस रैले। और इन्होंने 1904 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय आयोग का अपना रिपोर्ट सौंपा। और इस अधिनियम के अनुसार जो विश्वविद्यालय है अब उस पर नियंत्रण किसका हो गया? तो गवर्नमेंट का हो गया। तो विश्वविद्यालय पर अब सरकारी नियंत्रण हो गया। तो जब विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई तो इस आयोग के बाद सर टॉमस रैले जो कि अध्यक्ष थे इस आयोग के, जिन्होंने 1904 ईस्वी में इसका रिपोर्ट सौंपा। तो इस अधिनियम के अनुसार जो विश्वविद्यालय था उस पर नियंत्रण किसका हो गया? तो गवर्नमेंट का। तो याद रखेंगे कि 1904 से पहले जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी था वह एडहक बेस पे चलता था, लेकिन इसी लॉर्ड कर्जन का देन है कि आज जितने सारे विश्वविद्यालय हैं वे सभी सरकारी नियंत्रण में हो चुके हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय को छोड़कर। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने सर टॉमस रैले। सर टॉमस रैले, याद रखेंगे। और इन्होंने जो एक अधिनियम दिया उसका नाम था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसी के साथ इसने एक 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का भी गठन किया। तो लॉर्ड कर्जन ने एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया 1901 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सर कॉलिन स्कॉट मॉन्टफ्रिक ने। तो सर कॉलिन स्कॉट मॉन्टफ्रिक की अध्यक्षता में इसने एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया। याद रखेंगे, कब? 1901 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर कमीशन का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में, अर्थात सिंचाई आयोग का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता सर कॉलिन स्कॉट मॉन्टफ्रिक ने की। इसके बाद इसने भी एक अकाल आयोग का गठन किया था सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में। तो सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सर एंटनी मैकडोनल, इम्पॉर्टेंट है। कब किया था? तो डेट भी हम लोग, ईयर भी याद रख सकते हैं। तो 1899 से लेकर 1900 के ईस्वी के बीच,
इम्पोर्टेंट है। तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच इसने एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सर एंटनी मैकडोनल ने की। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में इसने एक सेना का पुनर्गठन किया। तो याद रखेंगे कि सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, पाकिस्तान के क्वेटा में लॉर्ड कर्जन ने सेना का पुनर्गठन किया। कब? 1901 ईस्वी में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सेनापति किचनर। याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता सेनापति किचनर ने की। इम्पोर्टेंट है। तो सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने पाकिस्तान के क्वेटा में सेना का पुनर्गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो सेनापति किचनर ने। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जो ऐतिहासिक स्मारक थे उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। याद रखेंगे। और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की। इम्पोर्टेंट है कि 5,000 पाउंड की राशि से भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। कितने? तो 5,000 पाउंड। चूँकि ब्रिटेन का जो पैसा है वह किस में होता है? तो पाउंड में, भारत का रुपया में। तो इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में 5,000 पाउंड की राशि से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि इसने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 ईस्वी में इसने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें पूर्वी भाग बंगाल, ढाका, राजशाही का मुख्यालय ढाका, जिसमें पूर्वी भाग जो है वह क्या चला गया? तो बंगाल, ढाका, राजशाही का मुख्यालय ढाका बना। जबकि पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में कौन कौन से इलाके पड़े? तो बंगाल, बिहार और राजशाही। और इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? तो ढाका को बनाया गया। जबकि पश्चिमी भाग का मुख्यालय किसे बनाया गया? तो बिहार को बनाया गया। और पश्चिमी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा आ गए। यह विभाजन कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो लॉर्ड कर्जन के समय सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी, वह भारत को सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए, भारत के बंटवारे के लिए इसने एक भारत का क्या किया? विभाजन कर दिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए और उसको कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बंगाल को बांट दिया गया, जिसमें पूर्वी भाग में बंगाल, ढाका और राजशाही को रखा गया, जिसका मुख्यालय ढाका को बनाया गया। और पश्चिमी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को रखा गया और इसका मुख्यालय बिहार को बनाया गया। कब बंटवारा हुआ भारत का विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसने फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत की। किसके बीच? तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को समाप्त करने के लिए। हिंदू और मुस्लिमों की एकता को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति का शुरुआत किया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फूट डालो और राज करो। हालांकि जब हम लोग बंगाल के विभाजन में पढ़ रहे थे तो ये चीज़ें हम लोग देखे थे कि लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति को क्या किया? तो शुरुआत किया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और फैक्ट देखते हैं इस लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन के समय इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में
1904 ईस्वी में क्या हुआ? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी उधार समिति अधिनियम इंपॉर्टेंट है। पारित किया गया। जिसके तहत किसानों को ब्याज दर पर उधार दिए जाने की व्यवस्था की गई। किसानों एवं जरूरतमंदों को कम ब्याज दर पर उधार दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो लॉर्ड कर्जन के समय इंपॉर्टेंट है कि 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत जो किसान और ज़रूरतमंद थे, गरीब लोग थे, तो उन्हें कम ब्याज पर उधार दिया जाता था और उसके बाद उन्हें फिर वापस कम ब्याज पे दे देना होता था। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत किसानों एवं ज़रूरतमंदों को कम ब्याज दर पर उधार दिए जाने की व्यवस्था हुई। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। रानी विक्टोरिया, याद रखेंगे, इसी में आकर बंगाल में क्या करती थी? तो ठहरी हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय। इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के समय ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण यदि किसी के शासन काल में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के समय। इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही सर्वाधिक रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। उसके बाद लाला लाजपत राय ने अपने एक भाषण में तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि भारत स्वराज्य चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, जबकि कर्जन इस बंधन अर्थात गुलामी के काल को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि
बंगाल विभाजन को जो जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, तो उसी को लक्ष्य करके यह बात लाला लाजपत राय ने कहा था, याद रखेंगे। तो इसने बंग भंग किया अर्थात बंगाल का विभाजन किया, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लाला लाजपत राय ने, नोट कर लेंगे, लाला लाजपत राय ने अपने एक भाषण में लॉर्ड कर्जन के बारे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा। किस बात के लिए टिप्पणी? तो बंग भंग अर्थात जो बंगाल का विभाजन किया था। तीखी टिप्पणी करते हुए बंगाल विभाजन, बंग भंग या बंगाल का विभाजन के बारे में कहा। कि भारत स्वराज्य चाहता था, कि भारत स्वराज्य चाहता था। भारत स्वराज्य चाहता था, जबकि कर्जन इस बंधन की काल को बढ़ाना चाहता था। बंधन अर्थात गुलामी। इस बंधन अर्थात गुलामी के काल को बढ़ाना चाहता था। तो लाला लाजपत राय ने अपने एक भाषण में लॉर्ड कर्जन के बारे में तीखी टिप्पणी देते हुए क्या कहा कि बंग भंग अर्थात जो बंगाल का विभाजन है उसके बारे में कहा कि भारत स्वराज चाहता था, जबकि लॉर्ड कर्जन इस बंधन अर्थात गुलामी के काल को बढ़ाना चाहता था, याद रखेंगे। और यह बात क्यों कहा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया, यह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पुलिस आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई 1903 ईस्वी में। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ये भी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। एक बात और कहा, लाला लाजपत राय ने एक बात और कहा। तो लिखेंगे लाला लाजपत राय ने लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बात और कहा। क्या कहा? कहा कि हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे। हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे। लाला लाजपत राय ने लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बात और कहा। क्या कहा? कि हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे, याद रखेंगे।
साथ ही साथ हम नम्र और अधिकृत बने रहें। और जबकि लॉर्ड कर्जन क्या चाहता था कि हम नम्र और अधिकृत बने रहें। जबकि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि हम नम्र अर्थात नम्र और अधिकृत बने रहें, अर्थात सरकार की हमेशा गुलामी करें, सरकार के अधीन रहें, यह चाहता था लॉर्ड कर्जन। लेकिन लाला लाजपत राय ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र बने, लेकिन लॉर्ड कर्जन हमें अपने अधीन गुलाम बनाकर रखने का प्रयास करते रहता था। तो अधिकृत बने रहें। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सरकार मांगते थे, जबकि कर्जन ने हमेशा यह कोशिश की कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दें और घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दें। याद रखेंगे कि हम प्रतिदिन सरकार मांगते थे, हम प्रतिदिन सरकार मांगते थे, जबकि कर्जन ने हमेशा यह कोशिश की कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दे। और घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दे, और घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दे। घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाने का आशय है कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि उन्हें फिर गुलामी की जंजीरों में धकेल दी जाए, लेकिन ये चाहते थे कि कहते थे कि हम लोग सरकार चाहते थे, वो भी अपनी सरकार अर्थात स्वतंत्रता चाहते थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाने का प्रयास करता था, अर्थात वह हमें गुलामी की दलदल में एक बार फिर से ले जाने का प्रयास करता था। तो लाला लाजपत राय ने लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा कि हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे, जबकि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि हम नम्र और अधिकृत बने रहें। हम प्रतिदिन सरकार मांगते थे, जबकि कर्जन ने हमेशा यह कोशिश की कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दे और घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दे। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो लॉर्ड कर्जन था वह वायसराय बनने से पहले चार बार भारत आ चुका था। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वायसराय बनने से पहले लॉर्ड कर्जन 4 बार भारत आ चुका था। वायसराय बनने से पहले लॉर्ड कर्जन 4 बार भारत आ चुका था। तो इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय बनने से पहले 4 बार भारत आ चुका था, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसने एक केंद्रीय पुलिस विभाग की भी स्थापना की। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय पुलिस विभाग की भी स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने।
तो लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना की। पुलिस विभाग की स्थापना की कब? 1902 ईस्वी में स्थापना की। साथ ही साथ प्रांतीय पुलिस विभाग की भी स्थापना की, अर्थात प्रांत में भी पुलिस विभाग की स्थापना की और केंद्र में भी। साथ ही प्रांतीय पुलिस विभाग की स्थापना की। प्रांतीय पुलिस विभाग की स्थापना की। विभाग की स्थापना की 1902 ईस्वी में। कब किया? तो 1902 ईस्वी में। तो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय पुलिस विभाग और प्रांतीय पुलिस विभाग दोनों की स्थापना की 1902 ईस्वी में। भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिण कमान में बांट दिया, अर्थात एक सेना रहेगी नॉर्थ साइड और दूसरी सेना साउथ साइड। तो लॉर्ड कर्जन ने, ये भी लिख लेंगे, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट दिया। भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट दिया, अर्थात सेना की कुछ टुकड़ी उत्तर भारत में भेज दिया और बाकी बचे को दक्षिण भारत में। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया। तो ये तो था हमारा लॉर्ड कर्जन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसका शासनकाल 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक था। कैसा इम्पोर्टेंट है लॉर्ड कर्जन? वायसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय रहता है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक बात याद रखेंगे कि यह कनाडा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? तो यह कनाडा का गवर्नर था, कनाडा, याद रखेंगे। इसी के समय 1906 ईस्वी में दो भाई आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। किसने किया था? तो दो खान बंधु थे, एक का नाम था आगा खां और दूसरे का नाम था सलीमुल्लाह खां। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मोर्ले मिंटो द्वितीय ने, इसका पूरा नाम था मोर्ले मिंटो, तो मोर्ले मिंटो द्वितीय ने सर जॉन मोर्ले के साथ मिलकर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन हेतु मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू किया 1909 ईस्वी में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय और सर जॉन मोर्ले, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय और सर जॉन मोर्ले ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन हेतु मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू किया। कब? 1904 ईस्वी में। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है
यह पूछा जाता है कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह 1909 ईस्वी में, और यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोर्ले मिंटो द्वितीय के शासनकाल का यह बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है, 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चूंकि एक तरफ लॉर्ड मिंटो द्वितीय था और दूसरी तरफ था सर जॉन मोर्ले, इन दोनों ने गठबंधन करके इस अधिनियम का गठन किया, तो इसी कारण इसका नाम हो गया मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 ईस्वी में लागू हुआ। याद रखेंगे, बंग भंग आंदोलन 1906 ईस्वी में हुआ। तो इसी के काल में 1906 ईस्वी में बंग भंग जो आंदोलन हुआ, बंगाल का जो विभाजन था उसके विरुद्ध आंदोलन कब हुआ, तो इसी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद 1907 ईस्वी में इसी के शासनकाल में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जब 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो नरमपंथी थे और गरमपंथी थे, तो उन दोनों का विभाजन हो गया। याद रखेंगे 1907 ईस्वी में। तो यह किसके शासनकाल में हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में क्या हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, लाहौर में। तो वहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल में और गरम दल में। नरम दल के प्रणेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी थे। जबकि गरम दल के प्रणेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इसी 1907 के सूरत, जिसे सूरत अधिवेशन कहा जाता है, यह कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में। इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं सूरत अधिवेशन को, जो कि डिटेल में पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अंग्रेजों एवं रूसी प्रतिनिधियों की बैठक इसी के समय हुई। तो इम्पॉर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही अंग्रेजों एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक इसी समय हुई। अंग्रेजों और रूसी प्रतिनिधि मंडलों की जो बैठक हुई 1907 ईस्वी में, इसी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई। याद रखेंगे कि रूसी जो प्रतिनिधि मंडल थे, रूसी प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही अंग्रेजों और रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक संपन्न हुई। इम्पोर्टेंट है। अगला जो वायसराय है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसी के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से उठकर दिल्ली हो गई थी। इम्पोर्टेंट है, 1912 ईस्वी में, बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जॉर्ज पंचम इसी के समय भारत आए थे और कलकत्ता से दिल्ली भारत की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर क्या किया गया था, तो बम फेंका गया था
23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। यह भारत में वायसराय 1910 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक था। 1910 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक था। एक चीज़ और याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो अंग्रेजों और रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक हुई वह 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक क्या था, भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय नरबलि प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो चलिए, नरबलि प्रथा का इसने दमन किया था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इसी के समय भारत आए। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो याद रखेंगे कि इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत आए और बंगाल के विभाजन को रद्द करके दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने हेतु क्या आया, तो एक प्रस्ताव पारित किया। कहाँ पे? तो दिल्ली के दरबार में। तो दिल्ली में एक दरबार सजा हुआ था 1911 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता को राजधानी हटाकर दिल्ली को करना था। तो इसी कारण बंगाल विभाजन को रद्द करके दिल्ली को कलकत्ता की जगह, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। और यह ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और इस जॉर्ज पंचम के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना और दिल्ली की जगह कलकत्ता को राजधानी बनाना। और कहाँ पे? तो दिल्ली के दरबार में। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि क्यों दिल्ली का दरबार था इस ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में यह दिल्ली का दरबार लगा हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जॉर्ज पंचम पर दिल्ली दरबार में बम फेंका गया और वह घायल हो गया। तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के में क्या हुआ था? दिल्ली के दरबार में इस पर बम फेंका गया और वह घायल हो गया। इम्पॉर्टेंट है। और इसी के समय दिल्ली राजधानी कब बन गई? 1911 ईस्वी में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। दिल्ली 1911 ईस्वी में क्या बनी? तो राजधानी बनी, भारत की राजधानी बनी। अब कलकत्ता को क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज पंचम पर दिल्ली में बम फेंका गया और वह घायल हो गया। कब बम फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। किसने फेंका? तो यह अभी तक पता नहीं चला कि किसी क्रांतिकारी ने फेंक दिया था उसको मारने के लिए। याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 जुलाई 1918 तक जो युद्ध चला था, तो शुरुआत हुआ था इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर जो चला था 11 जुलाई 1918 ईस्वी तक। तो उस समय जब यह शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो पूछा भी गया है कि भारत का वायसराय कौन था जिस समय यह प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, तो वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? 28 जुलाई 1914 को। और यह समाप्त हुआ कब? 11 जुलाई 1918 को। याद रखेंगे, 11 जुलाई 1918 को यह विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ।
क्या घटना हुआ? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और प्रताप जो कि हिंदी समाचार पत्र था, जिसका जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, याद रखेंगे प्रताप, ये जिस गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया 1913 ईस्वी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1913 ईस्वी में इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय सब कौन कौन? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र था भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था प्रताप, जिसका प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया 1913 ईस्वी में। तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था, तो इसी के समय ये दोनों अखबार प्रकाशित किए गए। बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और प्रताप जो कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। 1916 ईस्वी में ये BHU के कुलाधिपति बने। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति बने। तो इम्पॉर्टेंट है, कुलाधिपति अर्थात वाइस चांसलर बने, इम्पॉर्टेंट है VC बने। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया 1916 ईस्वी में कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और एक नारा दिया। कौन सा नारा दिया? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।